गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 16 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। और पहला टॉपिक रहेगा यहाँ इंडिया और ईरान रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ईरान के द्वारा अभी एक शिप को कैप्चर किया गया है और उस शिप के अंदर 17 इंडियन नेशनल्स भी थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा कल एक टेक्स्ट सेक्शन आया था यूनिवर्स के बारे में। कल थोड़ा टाइम की कमी थी अपने पास, तो ये मैं ऐड नहीं कर पाया था। लेकिन यस, जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से और साइंस के वाले सब्जेक्ट से ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी यूपीएससी पूछ चुका है। तो बात करेंगे कि यूनिवर्स जो है ना वो एक्सपैंड कर रहा है। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, रेड शिफ्ट के बारे में बताऊंगा आज का। एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रेड शिफ्ट ये क्या होता है। तो थोड़ा सा साइंस वाले एस्पेक्ट्स इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा वियना कन्वेंशन क्या होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सवाल यहाँ से आ चुका है। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बात करेंगे। 13 अप्रैल 1984 को इंडिया ने एक बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन किया था, मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, जिसकी वजह से हम लोगों ने सियाचिन को कैप्चर किया था। तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल है। चलिए, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। लेकिन एक बार बोलता चलो कि ना, जब वीडियो को आप देखते हो तो इसको लाइक किया करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस तो दे ही सकते हो, बता सकते हो, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इंडियन ऑफिशियल्स विल बी अलाउड टू मीट डिटेन्ड क्रू सून। देखिए यार, अच्छी बात है ना। इंडिया की जो अप्रोच है, जिस अप्रोच को हम लोग कहते हैं भैया हमारा नॉन अलाइनमेंट है। देखिए, वैसे तो नॉन अलाइनमेंट एग्जैक्ट नहीं है, सबको पता है कि हम लोग किसके साथ फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा क्लोज हैं। बट फिर भी इंडिया की जो एज कोर पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट की ही है। मतलब ये हम लोग किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। हम दोनों ही ग्रुप का पार्ट है बेसिकली। या तब ये मानिए हम दोनों ग्रुप का पार्ट हैं, या मानिए हम लोग किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। हम नॉन अलाइंड हैं, तो हम लोग किसी एक को खास को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इंडिया के ईरान के साथ भी रिलेशन ठीक ठाक है, इसराइल के साथ तो हमारा रिलेशन ठीक ठाक है ही, नो डाउट। तो दोनों के साथ ही हमारी बनती है। और अभी एक शिप को कैप्चर किया गया, उस शिप का नाम था एमएससी एरीज, जिसके अंदर 17 इंडियन क्रू मेंबर्स थे। तो हमारे एमईए ने, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने, जब ईरान के ऑफिशियल से बात किया और उनको कहा, देखिए भाई, एक तो ना प्लीज़ ये थोड़ा सा ना मामले को यहीं दबा दीजिए, एस्केलेट मत करिए। इसराइल ईरान ईरान के ऊपर कर रहा है, ईरान इसराइल के ऊपर कर रहा है, वो सीरिया में कर रहा है, वो हम तो पहले से किसी का बेनिफिट नहीं है, किसी का भी बेनिफिट नहीं है। और इंडियन कंसर्न की बात करें तो 19 लाख लोग, इंडियंस सिटीजन्स, वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। और अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ गई तो ये 19 लाख इंडियन सिटीजन को भी डेंजर होगा। तो हमें तो ये नजर आ रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, ये जो पूरे का पूरा मिडल ईस्ट है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ऑयल नेचुरल गैस तो यहीं से आता है। और इंडिया की बात करें तो हम तो 80% इम्पोर्ट ही करते हैं। तो अगर ये लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ा तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन नेशनल्स दोनों को नुकसान होगा। तो हम तो कह रहे हैं भाई, देखिए ये ना मामला यहीं पे छोड़ दीजिए। दोनों से हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात किया है। हालांकि इसराइल के कुछ ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया की पोजीशन से खुश नहीं है। उनका कहना है कि भैया देखो, जैसे अमेरिका ने, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने ईरान के अटैक को क्रिटिसाइज किया ना, इंडिया को भी ऐसे ही करना चाहिए था। लेकिन इंडिया ओपनली ईरान के एक्शन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। हालांकि पर्दे के पीछे हम लोग करते हैं, वो फोन वोन कर दिया होगा हम लोगों ने उनको सपोर्ट करने के लिए, बट फिर भी ओपनली नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के अंदर भी इंडियन इंटरेस्ट है, वो भी हमारे कलाई है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल का थोड़ा हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जब हम लोग इंडिया और ईरान के रिलेशन की बात करते हैं, और ये जो मैंने कंटेंट उठाया है बेसिकली, ये मैंने ईरान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो इंडियन रिलेशन के बारे में बात करती है, वहीं से इसको लिया है। तो कुछ जनरल जनरल सी बातें इन्होंने की हैं। पॉलिटिकल रिलेशन तो हमारे ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही। 1950 के अंदर जो है, इंडिया और ईरान ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था, 15 मार्च 1950। उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने ईरान की यात्रा की थी 2001 के अंदर। और उस समय तेहरान डिक्लेरेशन नाम का एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पास किया था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई इंडिया और ईरान अपने रिलेशन को अभी आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे मिस्टर खतामी, उन्होंने भी इंडिया को विजिट किया था 2003 में। और हम लोगों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो इशू किया था। और इस डिक्लेरेशन मतलब ये होता है कि ऑफिशियली हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे एक रिलेशन को हम लोग आगे पॉजिटिवली बढ़ाएंगे। और फिर हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी,
नाइन 2016 में इन्होंने ईरान की यात्रा किया। उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट पास किया गया जिसका नाम होता है सिविलाइजेशनल कनेक्ट कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट। तो जो हिस्टोरिकल रिलेशन है इंडिया ईरान के बीच में, है ना, आर्यन केम टू इंडिया फ्रॉम पार्ट ऑफ ईरान, वो सब चीज़ें करके, ठीक है, बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी ईरानियन एंशियंट लिटरेचर में और इंडियन जो ऋग्वैदिक लिटरेचर है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में। इवन गॉड्स के नाम भी जो है आपको बहुत सारे कॉमन देखने को मिलेंगे। तो ये कहा जाता है कि जो आर्यन जो पीपल थे दे एक्चुअली केम सम पार्ट ऑफ ईरान ऑल्सो, ठीक है, सम पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ ईरान। तो जो संस्कृत एज अ लैंग्वेज है, इसकी बहुत सिमिलैरिटीज कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेंगे ईरानियन लिटरेचर के अंदर। तो ये तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मतलब सिविलाइजेशनल कनेक्ट एंड बाद में कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट, तो ये की पास किया गया था। फिर उसके बाद जो है ट्राइलेटरल अग्रीमेंट भी साइन किया गया इंडिया ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, जब नेक्स्ट जो 2018 के अंदर विजिट हुआ। और फिर भी हम लोगों ने कई सारे अग्रीमेंट जो है वो साइन वगैरह किए, कुछ हॉस्पिटल्स बनाने थे, कुछ एक दो ब्रिज बनाने थे, अफगानिस्तान के अंदर एक थर्मल पावर प्लांट लगाना था। तो इस तरह के कुछ कुछ अग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किए। फिर 2011 में हमारी जो स्पीकर थी मीरा कुमार, उन्होंने वहाँ पे जाके विजिट किया 2013 में भी। वहाँ के जो स्पीकर थे वो इंडिया में आए। तो ये बेसिकली लीडर्स का इधर से आना जाना हमारे यहाँ पे डेफिनेटली लगा ही रहता है। और सिर्फ ईरान में ही नहीं, हम दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट था 2022 के अंदर उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे भी मोदी जी और ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर रईसी, उन्होंने आपस में मिला, वो मीटिंग किया था। तो 2023 के अंदर ब्रिक्स समिट के अंदर भी दोनों लीडर्स आपस में मिले थे। और 2021 में जो है जयशंकर जी वो ईरान गए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने खूब सारा बातचीत किया। एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, सिविल एंड द कमर्शियल मैटर की ट्रीटी हम लोगों ने साइन किया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुल इन सारी बातों का डिस्कशन एक ही है कि इंडिया और ईरान के बीच में रिलेशन ठीक ठाक हैं। उतने बहुत अच्छे तो मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, तो इंडिया ने ईरानियन ऑयल को काफ़ी हद तक कट डाउन कर दिया था इंपोर्ट करने से। तो ऑयल वगैरह में अभी हम लोग ज़्यादा डील नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, लेकिन यस, ट्रेड रिलेशन आज भी इंडिया ईरान के बीच में है। तो राइस, टी, शुगर, फार्मास्यूटिकल, फाइबर्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सब हम लोग ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं फ्रूट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ग्लासवेयर वगैरह हम लोग ईरान से इंपोर्ट करते हैं। तो ट्रेड भी रिलेशन हमारे बीच में अभी कंटिन्यू है। कनेक्टिविटी की बात करें तो चबाहर पोर्ट के बारे में तो यू नो वेरी वेल कि भाई चबाहर पोर्ट इंडिया कंपनीज को डेवलप करना था, वो सब चीज़ें हुई। और एक हमारे बीच में कल्चरल सेंटर भी एस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन कल्चरल सेंटर, जिसको 2018 के अंदर नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कर दिया गया था। तो यहाँ पे भी खूब सारी एक्टिविटी, कल्चरल फंक्शंस वगैरह वो सब होता रहता है। तो इंडिया ईरान के रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ें और ये यूनिवर्स वाला एक आर्टिकल देख लेते हैं। हाउ फास्ट इज यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, न्यू डेटा कीप्स द मिस्ट्री ओपन। तो देखिए यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बहुत साल पहले बता दिया गया था बाय अ पर्सन साइंटिस्ट जिनका नाम था मिस्टर हबल। आपने उनका नाम सुना ही होगा, एडविन हबल उनका नाम है। ठीक है, तो 1929 की बात है ये, व्हेन ही एक्चुअली प्रूव्ड हिज थ्योरी दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और उस थ्योरी के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या फिर जो ऑब्जर्वेशन किया, उसको कहा जाता है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट, देखिए दुनिया का कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है, इवन कोल्ड भी, बट हम यहाँ पे हॉट की बात करेंगे। जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो उससे रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे हमारा सन हो गया, स्टार हो गया, है ना, वहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं। और ये रेडिएशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में निकलती हैं। और जैसे अगर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ऐसे ही तो निकलती है ना। और ये ट्रैवल करती हैं। तो कुछ रेडिएशंस ऐसी होती है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जैसे मान लो रेडियो वेव्स है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जो गामा रेज होती है, इसकी वेवलेंथ जो है बहुत कम होती है, इस तरह से होती है, बहुत कम वेवलेंथ होती है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट जब आपसे बहुत दूर चला जाता है, दूर, बहुत दूर, तो वहां से लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलती हैं। और जो ऑब्जेक्ट आपके नजदीक होता है, वहां से शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलती हैं। और लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन होती है आपकी रेड।
शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होती है ब्लू। ब्लू की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, रेड की ज्यादा होती है। और आप देखोगे तो इसका मतलब ये होगा कि रेड ना ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है और ब्लू ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती। इसलिए जो डेंजर का साइन होता है वो रेड का होता है, क्योंकि आप उसको बहुत दूर से देख सकते हो। और जो रेड लाइट होती है ट्रैफिक वगैरह पे, वो भी इसीलिए होती है क्योंकि आप उसको दूर से देख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट अगर आपसे दूर जाएगा तो रेड वेवलेंथ, और अगर नजदीक आएगा तो ब्लू वेवलेंथ। तो मिस्टर हब्बल ने ये नोटिस किया कि ये जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, वहां से रेड वेवलेंथ वो आ रही है। इसका मतलब गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इसको कहा गया रेड शिफ्ट। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। जब आपकी वेवलेंथ स्ट्रेच करती है, और स्ट्रेच तो तभी करेगी ना जब वो दूर जाएगी, और स्क्वीज करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब वो ब्लू आएगी, जब वो नजदीक आएगी। तो इससे हबल को ये पता चला कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि रेडिएशन जो वहां से आ रही है ना वो रेड की तरफ से आ रही है, ब्लू की तरफ से नहीं है। मतलब मैंने ये मैं इसको रेड सा ले लेता हूँ, ठीक है। रेड वेवलेंथ आ रही है, इसका मतलब दे आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग, ये उन्होंने कहा। अब उन्होंने ये बताया भैया किस रेट से वो एक्सपेंड कर रही हैं गैलेक्सीज। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। और लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब आप बहुत दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हो, ऐसी गैलेक्सी विच आर 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, उनका जो एक्सपेंशन है ना, दैट इज 68 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो क्लोज वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो कंपेरेटिवली सुपरनोवा ऑब्जेक्ट्स हो गए, या कोई नॉर्मल दूसरे स्टार्स हो गए जो थोड़े क्लोज होते हैं, ये 73 किलोमीटर से जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। या आप इसका किसी केस में जो है रिवर्स भी कह सकते हो, इसे हम जो है हब्बल जो है कंफ्यूजन, या जो हब्बल मिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे यूनिवर्स दूर जाता है, ऐसे ही उसकी एक्सपेंशन की रेट भी इंक्रीज होती है। ये एक फिक्स नहीं है। कहीं कहीं पे ये 68 किलोमीटर पर सेकंड देखा गया, कहीं कहीं पे 73 किलोमीटर देखा गया। तो ये एक्चुअली जो हब्बल लॉ है, जो हब्बल कांस्टेंट है, इसके अंदर कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है। और ये कहीं पहले लोग ऐसा समझते थे कि ये ना सिस्टम की एरर होती है, लेकिन अभी लोगों को पता चला कि एक्चुअली ये एरर नहीं है। एक्चुअली में ऐसा होता है। और यूनिवर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट से एक्सपेंड करता है। देखिए इसके वे भी बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है नहीं ऐसा क्यों होता है, बट फिर भी यूनिवर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट से एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन एक बात है कि जितना आप दूर जाओगे यूनिवर्स के अंदर, उतना ही ज़्यादा स्पीड के साथ वो बेसिकली एक्सपेंड करता है। हालांकि ये लाइट की स्पीड से एक्सपेंड नहीं करता है, लाइट तो बहुत फास्ट चलती है। और ये एक्सपेंशन क्यों होता है? एक्सपेंशन इसीलिए होता है क्योंकि हमारे यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी एनर्जी है विच इज एंटी ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रेविटी ही एकमात्र फोर्स होता तो यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं कर पाता। यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करता, वो स्ट्रेच नहीं करता, श्रिंक करता। तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज है जो कि एंटी ग्रेविटी काम कर रही है। उसे कहा गया है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती। 68% ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द डार्क एनर्जी। 27% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर। मतलब 95% यूनिवर्स ऐसा है जिसे ना तो हम लोग देख सकते, ना महसूस कर सकते हैं। ओनली 5% यूनिवर्स ही जो है ऑब्जर्वेबल है। मतलब स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सब कुछ इस 5% के अंदर में आता है। और इसे हम लोग टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी चीज के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता है। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि ये डार्क एनर्जी ही है जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। ठीक है। और यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, यूनिवर्स के मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो एक तो हमारे एडविन हब्बल सर हो गए, उन्होंने ही बता दिया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल बनाए, जिसके एक मॉडल होता है जिसे बोलते हैं लैम्डा सीडीएम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, सीडीएम का मतलब होता है डार्क कोल्ड डार्क मैटर, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो कोल्ड डार्क मैटर यूनिवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यूनिवर्स बेसिकली इन्होंने कहा कि तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, या ये मॉडल तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक होता है लैम्डा। लैम्डा का मतलब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द डार्क एनर्जी। दूसरा होता है कोल्ड डार्क मैटर।
और तीसरा होता है ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर समझ गए ना, जो सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, गैसेस, डस्ट, एवरीथिंग, दैट इज ऑर्डिनरी मैटर। तीन चीजों से मिलकर ये मॉडल बना है। तो ये तो परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये मॉडल बेसिकली ना बिग बैंग को एक यूनिवर्स की शुरुआत मानता है। हालांकि आजकल कुछ मॉडर्न मॉडल्स भी आ रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह वो सब करके। वो लोग कहते हैं भैया बिग बैंग वाज नॉट द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग से पहले भी डेफिनेटली देयर वाज समथिंग एल्स। ऐसा अभी कुछ रिसेंट डिस्कवरीज भी बता रही हैं। उनका कहना है कि ये खाली एक यूनिवर्स नहीं है, इससे पहले और भी यूनिवर्स रहे होंगे और आज भी दूसरे यूनिवर्स हो रहे होंगे। तो बिग बैंग एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से दो यूनिवर्स आपस में सेपरेट हुए होंगे। ऐसा हो सकता है। और ये यूनिवर्स आपस में कभी कभी इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत समय लगता है, बट फिर भी जो नए मॉडल हैं वो बिग बैंग को एज सच स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मानते हैं। लेकिन जो लैम्डा सीडीएम मॉडल है, जो आजकल हम लोग मेजरली यूज करते हैं, वहाँ पे बिग बैंग को ही एक स्टार्टिंग मॉडल माना जाता है। और जब बिग बैंग हुआ था तो दुनिया में उसके जस्ट बाद, बिग बैंग के बाद एक लाइट निकली थी इनिशियली, क्योंकि बिग बैंग के अंदर तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता था। इन हर सब कुछ इनफाइनाइट था। एनर्जी इनफाइनाइट, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर, एवरीथिंग वाज इनफाइनाइट। तो जब बिग बैंग हुआ तो इनिशियली वहां से वो एक लाइट निकली थी। ठीक है। एक उसे हम लोग आजकल बैकग्राउंड लाइट कहते हैं। और आज भी वो लाइट यूनिवर्स में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसे हम लोग CMB, ठीक है, CMB भी कहते हैं। ये रेडिएशंस होती हैं बेसिकली। और उसको ऑब्जर्व करके भी हम लोग यूनिवर्स का मॉडल बना सकते हैं। मैप बेसिकली हम यूनिवर्स का बना सकते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि यूनिवर्स एक्चुअली एक्सपेंड कर रहा है बाय यूजिंग दिस रेडिएशंस, बैकग्राउंड जो रेडिएशंस होती हैं। ठीक है। तो एक ये मॉडल हो गया जो कह रहा है यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। एक मिस्टर हबल हो गए, वो भी कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन किस रेट से एक्सपेंड कर रहा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इसे हम लोग हब्बल टेंशन कहते हैं। हब्बल टेंशन, इसकी अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भैया यूनिवर्स के अंदर जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसलिए हमें एक अच्छा बेटर मॉडल चाहिए और उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है। हब्बल कांस्टेंट इज एक्चुअली नॉट कांस्टेंट। ठीक है। हब्बल कांस्टेंट दुनिया में इधर उधर चेंज होता है। पहले माना जाता था कि एक एरर है, लेकिन अब पता चला है कि भाई एरर नहीं है, एक्चुअली यूनिवर्स इक्वली एक्सपेंड नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट तो नहीं बनना अपने आप को, फिजिसिस्ट भी नहीं बनना है ना। बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि CMB क्या होता है। आपको मैंने बताया, बैकग्राउंड होती है रेडिएशंस की, जो कि बिग बैंग के टाइम पे आई थी, वो आज भी दिखाई देती है। और इस बैकग्राउंड से हमें ये पता चला है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली एक फ्लैट यूनिवर्स है। ठीक है, फ्लैट है। ना तो वो ऐसा है, ना वो ऐसा है, वो ऐसा है। यूनिवर्स इज लाइक अ फ्लैट। तो यूनिवर्स इज समथिंग लाइक दिस। हो सकता है इसके ऊपर दूसरा यूनिवर्स हो सकता है इसके साइड में दूसरा यूनिवर्स हो, तीसरा, हमें क्या पता। तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आजकल नजर आता है। तो ये CBM मॉडल, CMB मॉडल से बेसिकली हमें पता चला है। और ये काफ़ी एक्यूरेट है मॉडल बेसिकली। ठीक है, चलो। तो एक CMB क्या होता है, CDM क्या होता है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। ठीक है, यूनिवर्स फ्लैट होता है। हब्बल ने क्या डिस्कवर किया था, रेड शिफ्ट क्या होता है। ये कुछ दो दो चार चार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं आपके साइंस से, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि न्यू एग्जाम में, यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, मेंस मेंस के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते इस तरह के आर्टिकल। प्रीलिम्स में आपसे कई बार इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ लेता है। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ग्रेविटेशनल वेव से सवाल आ गया था एग्जाम में। हब्बल कांस्टेंट से एक बार सवाल आया था एग्जाम में कई साल पहले। वहाँ से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का सवाल है। अब देखो भाई, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं चलेगा, सर मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं छोड़ दूँ क्या। तो यूनिवर्स इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कुछ आप कर नहीं सकते ना, इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि ओखली में मुंह दिया तो फिर मूसलों से डरना नहीं है भाई। ठीक है, आप वो सब करोगे जो इस सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए, इंटरेस्ट हो या ना हो। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके जो पड़ोसी होंगे, जो कॉम्पिटिटर होंगे, उनको तो इंटरेस्ट है। वो तो पढ़ेंगे, वो आपसे ज़्यादा नंबर लेंगे। राइट। तो किसी चीज़ में सिर्फ इंटरेस्ट होगा वही पढ़ाई करेंगे, तो वो यूपीएससी वाला एटीट्यूड नहीं होता है। फिर तो आप कुछ और तैयारी कर लीजिए। पढ़ना पड़ेगा, साइंस पसंद आए या ना आए, जो बेसिक साइंस है, जो यूपीएससी के लिए चाहिए, वो तो पढ़नी पड़ेगी आपको। चलिए जी। ब्रीच ऑफ कन्वेंशन, तो बेसिकली ना यहाँ पे बात चल रही है इक्वाडोर की और मैक्सिको की।
दोनों के बीच में आजकल काफी झगड़ा चल रहा है। तो इक्वाडोर के ना एक पुराने लीडर हुआ करते थे, और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, वो प्रेसिडेंट भी रहे बाद में। तो उनके बीच में ना कुछ झगड़ा चल रहा है आपस में, पॉलिटिकल इशू चल रहा है इक्वाडोर के खूब सारे। तो इन्होंने क्या किया, मैक्सिको की एम्बेसी में जाके इन्होंने बेसिकली चले गए, मैक्सिको की एम्बेसी में चले गए। और आपको ये पता है कि एक बार वो जो एम्बेसी होती है ना, वो उस कंट्री की सोवरेन टेरिटरी होती है। मतलब इसका ये है कि जैसे मान लो अमेरिकन ये दिल्ली है हमारा, दिल्ली के अंदर ये अमेरिकन एम्बेसी है। तो ये अमेरिकन एम्बेसी ना है तो दिल्ली में, इंडिया की धरती पे है, लेकिन ये इंडिया की टेरिटरी नहीं है, ये अमेरिका की ही टेरिटरी है। तो इंडियन कानून यहाँ पे लागू नहीं होंगे भैया, किसी भी तरह से। अगर ये यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन लॉ लगेगा। और ऐसे ही जो इंडियन टेरिटरी है अमेरिका में, और इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया की टेरिटरी है, तो आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, आप वहाँ पे पुलिस आर्मी कुछ नहीं भेज सकते। ये एक इंटरनेशनल लॉ है, इसे वियना कन्वेंशन कहते हैं हम लोग। अब हुआ ये कि मिस्टर जोर्गे और मिस्टर रेफेल, उन्होंने मैक्सिको के एम्बेसी में जाके शरण ले लिया, क्योंकि उनको वहां पे अरेस्ट किया जा सकता था, मार दिया जा सकता था। मैक्सिको ने कहा कि भाई आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने पुलिस फोर्स को भेज दिया अमेरिका मैक्सिकन एम्बेसी में उनको अरेस्ट करने के लिए। अब यहाँ से हो गया पूरा झगड़ा शुरू, क्योंकि दिस वाज मैक्सिकोज टेरिटरी, इट इज देयर सोवरेन टेरिटरी। और अगर ये पुलिस ऑफिसर वहां पे गए हैं, इट इज द वायलेशन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ मैक्सिको, दिस इज द वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और अब मैक्सिको गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, विच इज इन नेदरलैंड। और उन्होंने कहा है कि भैया क्योंकि दे हैव वायलेटेड द लॉ अंडर यूनाइटेड नेशंस, इसीलिए इक्वाडोर शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। तो ये बेसिकली पूरा मामला यहाँ पे भी चल रहा है। तो थोड़ा सा यस, यू शुड हैव सम आइडिया कि वियना कन्वेंशन बेसिकली एक्चुअली होता क्या है। देखिए दुनिया भर के जो डिप्लोमेट हैं, उनको ना स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। अमेरिकन डिप्लोमेट अगर इंडिया में काम कर रहा है, तो वो भाई तभी फ्रीली काम कर पाएगा जब उसको ये इंश्योरिटी होगी कि इंडिया में उसको कोई खतरा नहीं है, तभी कर पाएगा। एंड सेम फॉर इंडियन डिप्लोमेट्स ऑल्सो हु आर वर्किंग इन अमेरिका और अदर कंट्रीज। तो उसके लिए हम लोग ने वियना कन्वेंशन बनाया 1961 में, जिसमें ये रियलाइज किया गया कि डिप्लोमेट्स को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए एक इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी मतलब उनको कोई छेड़ेगा नहीं, ठीक है। सऊदी एम्बेसी में, कंसुलेट में, गुड़गांव में, वहाँ पे कुछ वायलेंस हुआ था, ठीक है, जो कि सऊदी डिप्लोमेट ने किया था। लेकिन इंडिया उसमें कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि दैट वाज गवर्नड बाय द सऊदी लॉ। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। आपने एक नाम सुना होगा, मिस्टर असांजे, राइट। मिस्टर असांजे का ब्रिटेन कुछ भी नहीं कर पाया, बिकॉज मिस्टर असांजे जो है वो इक्वाडोर की उसमें एम्बेसी के अंदर बहुत सालों से रुके हुए हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, आप एग्जाम्पल्स वगैरह आपको पता ही होगा। तो वियना कन्वेंशन 1961 के अंदर इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया, और 1964 में फाइनली ये फोर्स में आया। दो कंट्री को छोड़ के, साउथ सुडान और पलाऊ, इन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है, बाकी सब ने इसको रेटिफाई कर लिया है। तो यहाँ पे ना दो कंट्री हैं, एक जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है। अमेरिका को कहा जाता है यहाँ पे रिसीविंग स्टेट या फिर होस्ट नेशन, ठीक है। अब होस्ट इंडिया के डिप्लोमेट्स को यूएसए की एम्बेसी में अगर काम करना है, तो उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। स्पेशल राइट्स तो सीधी सी बात ये है कि भाई उनको पूरी तरह से इम्यूनिटी है। अमेरिका का क्रिमिनल लॉ, अमेरिका का सिविल लॉ, किसी भी तरह का कोई भी लॉ हो, वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते। इवन इनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। और तो छोड़िए, इनके जो बैग वगैरह होते हैं, जो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, आप उनको भी चेक नहीं कर सकते। अगर आपको शक भी है ना, उनके ऊपर डाउट है, फिर भी नहीं कर सकते। फुल इम्यूनिटी मिली होती है। अभी G20 आया था, G20 में ऐसा कहा गया कि कुछ चाइनीज डिप्लोमेट्स अपने साथ कुछ सस्पिशियस आइटम्स लेके आए थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेके आए थे, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स उनको सर्च नहीं कर पाए, बिकॉज दे हैव द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब वियना ना एक वियना के अंदर सिर्फ यही कन्वेंशन नहीं है, वियना के अंदर और भी बहुत सारी कन्वेंशंस होती हैं। तो क्या ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना आपने कि भाई वियना के नाम पे सिर्फ आप डिप्लोमेटिक कन्वेंशन की ही बात करें। वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये हमने देखा है। वियना कन्वेंशन कंसुलर
1963, Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969, then Vienna Convention on the Succession of the States 1978, Vienna Convention on the Physical Protection of the Nuclear Material, Vienna Convention on the Protection of the Ozone 1985, Vienna Convention on the Protection of the Stratospheric Ozone 1985। तो वियना के रिगार्डिंग ना कई सारी कन्वेंशन आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा थोड़ा आपने इनके बारे में देख लेना है, प्रीलिम्स में कई बार इस तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। चलिए जी ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ें। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया तो थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो यहाँ पे वियना कन्वेंशन के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ें तो अपने पास जो एक आर्टिकल आता है वो ये है, ऑपरेशन मेघदूत। थोड़ा लोकेशन आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जरा सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे, और ये है अपना कश्मीर। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर से है आपका इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया बाय पाकिस्तान, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे आप पीओके भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक एक माउंटेन पीक है, ठीक है, NJ9842। यहाँ पे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC डिसाइड हुई थी वो NJ9842 तक हुई थी। फिर बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान ने धीरे धीरे, ये एरिया डिमार्केटेड नहीं था क्योंकि काफी हॉस्टाइल एरिया है, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इनिशियली टाइम पे ये समझ थी कि कोई भी इस एरिया को टच नहीं करेगा क्योंकि हॉस्टाइल एरिया है, कोई इंसान वगैरह वहां पे रहते नहीं है। बट बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान ने धीरे धीरे एक सीक्रेट ऑपरेशन करना शुरू किया और उन्होंने अपने ट्रूप्स को यहाँ पे भेजना शुरू किया। ये 1980s की मैं बात कर रहा हूँ। अब इंडियन इंटेलिजेंस को जब पता चला कि पाकिस्तान इस एरिया के अंदर अपने ट्रूप्स भेज रहा है, तो भैया फिर हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। 1984 13 अप्रैल को ये शुरू हुआ। तो मेजर लाल मनोहर लाल चिब्बर, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल PN हून, मेजर जनरल शिव कुमार, तो इन्होंने कर दिया ऑपरेशन लॉन्च। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलके, पाकिस्तान वाले ना आर्मी, उनकी आर्मी इन्वॉल्व थी, एयरफोर्स इन्वॉल्व नहीं थी। इंडिया वालों ने क्या किया, हेलीकॉप्टर वगैरह भेजे, अपने ट्रुप्स को वहां पे उतारा, और ज़्यादा दिन लगे नहीं, हम लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया। तो अगर हम नहीं करते तो पाकिस्तान सीक्रेटली जो है वहां पे कैप्चरिंग बेसिकली कर रहा था, ठीक है। तो ये चला हमारा ऑपरेशन मेघदूत, और आज सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इंडिया कंट्रोल करता है, और बहुत क्रूशियल है हमारे लिए सियाचिन ग्लेशियर। इसकी लोकेशन ही बता रही है आपको कितनी ज़बरदस्त लोकेशन पे है ये। तो एक तरफ से जो पीओके है यहाँ पे हम लोग नज़र रख सकते हैं, दूसरी तरफ से जो है अक्साई चीन है यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। सक्शगाम वैली जो है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी थी, ठीक है, उस सक्शगाम वैली के ऊपर हम लोग नज़र रख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इसको कहा जाता है, 20,000 फीट काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर ये पड़ता है। हाईएस्ट मिलिट्री जोन दुनिया को इसको हम लोग कहते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और ऑपरेशन मेघदूत के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया, ठीक है। चलिए, यूट्यूब वगैरह पे कोई आप डॉक्यूमेंट्री भी डेफिनेटली दे सकते हो, बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री मिलेंगी आपको इसके बारे में, ऑपरेशन मेघदूत। And this is also considered one of the most successful operation ever that Indian Army has done। और भी हम लोगों ने किया है बट ऑपरेशन मेघदूत की बात ही अलग है, ठीक है। चलिए, तो ये बनता है पूरा ऑपरेशन मेघदूत। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, ये वाला आर्टिकल कराने का मेरा पूरा मूड था, टाइम लगेगा तो इसको हम लोग कल डेफिनेटली करेंगे। आर्कटिक इंपरेटिव, क्योंकि आर्कटिक से ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द आर्कटिक रीजन। तो ये इसलिए आर्कटिक अंटार्कटिका रीजन्स वगैरह जो इंडिया के नए नए इंटरेस्ट आ रहे हैं आजकल, वो न्यूज़ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, हाउ डज द हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन हैपन, कोशिश करूंगा कल अगर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आए तो इस आर्टिकल को भी हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे कवर, ठीक है। ये वाला आर्टिकल आप थोड़ा देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।